हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और मैं हूं राकेश यादव। तो हम चैप्टर सेकंड देखेंगे इसमें, जो हमारे यूनिट फर्स्ट का है, और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित सामुच्य। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इसमें आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो दे दी जाएंगी और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो बता दी जाएगी। ठीक है। और अगर आपको हमारे डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो eklavyastudypoint.com नाम से है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो हम जानेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक घरेलू आर्थिक सीमा क्या होती है, देश के सामान्य निवासी क्या होते हैं, कारक लागत क्या होती है, बाजार कीमत क्या होती है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय की गणना किस तरह से की जाती है, और विदेशों से शुद्ध कारक आय कैसे निकाली जाती है, और राष्ट्रीय आय के कुछ सामुच्य समझेंगे जो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं हम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग होती है। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रीय आय निकालना है तो क्या कर दिया जाए, देश के सामान्य निवासियों के जो कारक आय है उसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो क्या बन जाती है, हमारी राष्ट्रीय आय जाती है। तो कारक आय आप जानते ही हैं, कारक आय होती है अगर कोई श्रम कर रहा है तो उसको वेतन मिलता है, अगर कोई भूमि दे रहा है तो उसके बदले उसको किराया मिलता है। ठीक है, अगर कोई पूंजी दे रहा है तो उसको लाभ मिलता है, कोई उद्यमी है तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कारक आय आती हैं। अगर एक देश के सामान्य निवासियों की कारक आय को कैलकुलेट कर दे तो क्या बन जाती है, वो राष्ट्रीय आय बन जाती है। एक और तरीका है राष्ट्रीय आय को जानने का, क्या करें, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य अगर हम निकाल ले तो भी राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक आय से निकाली जा सकती है और एक उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान निकाली जाती है। तो हर देश की क्या होती है, एक लेखा वर्ष होता है और उस लेखा वर्ष के दौरान उस देश की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत की बात करें तो भारत में जो है वो लेखा वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब समझते हैं जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं या घरेलू आय निकालते हैं तो उसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि किन किन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक राष्ट्र की घरेलू सीमा क्या होती है। तो घरेलू सीमा की बात करें तो किसी देश की सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक सीमा से जिसमें व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी का प्रवाह निर्विरोध रूप से होता है। ठीक है ना, यानी एक देश है और उस देश के अंदर कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, पूंजी हो गई, वो बिना रोक टोक के क्या होती है, लाई और ले जाई जाती है। तो वो क्या होती है, उस देश की घरेलू सीमा होती है। अगर हम एक इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में हम क्या है, किसी भी राज्य के अंदर क्या है, कोई भी सामान, वस्तु या व्यक्ति क्या हो सकता है, निर्विरोध आ सकता है, जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, ये जितनी भी सीमाएं हैं वो क्या है, उस देश की जो है वो घरेलू सीमा के अंदर आती है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सर्वाधिकार प्राप्त क्षेत्र जैसे मछली पकड़ने की नौकाएं हो गई, तेल व प्राकृतिक गैस निकालने के वाले यान हो गए, तो ये भी क्या होते हैं, एक देश की जो घरेलू सीमा के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया है और इंडिया के बाहर एक ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा कह दिया गया कि भाई भारतीय लोग क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, वो मछली पकड़ सकते हैं। तो अगर वो मछली पकड़ने के लिए अपनी नौका लेकर जाते हैं, नाव लेकर जाते हैं, तो वो नाव जो होगी वो किसकी आर्थिक सीमा होगी, वो नाव उस देश की आर्थिक सीमा होगी, यानी वो किसकी होगी, भारत की आर्थिक सीमा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे क्या हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत वो जो नाव है वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन वो नाव किसकी आर्थिक या घरेलू सीमा के अंदर आएगी, वो भारत के घरेलू सीमा के अंदर आएगी। ठीक है, ऐसे गैस निकालने वाले यान जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे क्या होता है कि भाई गैस जो होता है वो बहुत दूर से लाया जाता है। ठीक है ना, अलग अलग देशों से लेकर आया जाता है। तो मान लो अगर वो म्यांमार से होता हुआ आ रहा है, ठीक है, और वो जो यान है वो यहाँ पे खड़ा है, बेशक से वो म्यांमार की सीमा में खड़ा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अगर वहां से आ रहा है तो ये जो पार्ट है यानी जिसपे वो खड़ा है, ठीक है ना, यानी वो जो यान है वो किसकी सीमा माना जाएगा, वो यान जो है वो माना जाएगा भारत की सीमा। ठीक है, यानी वो किसकी टेरिटरी है, वो भारत की घरेलू सीमा के अंदर आता है। ठीक है, आगे ऐसे जलयान तथा वायुयान जो देशवासियों द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई जलयान है यानी पानी का जहाज है या कोई वायुयान है, ठीक है, अगर जलयान और वायुयान किसी देश के अंदर जाता है, ठीक है ना, किसी देश की सीमा के अंदर जाता है, ठीक है, लेकिन वो है किसका, जैसे मान लो एक
अगर हम मानते हैं एक एरोप्लेन है, वो क्या गया, वो चाइना की सीमा के अंदर गया, ठीक है ना, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन किसकी आर्थिक सीमा के अंदर गया है, ये चाइना के गया है, लेकिन ये जो प्लेन है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो तो है भारत की प्रॉपर्टी ना, तो वो आर्थिक सीमा किसकी होगी, तो इस जहाज पे जो भी लोग हैं या ये जो जहाज है वो भारतीय सीमा के अंदर ही माना जाएगा, यानी ये जो है वो भारत के हित से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्या माना जाएगा, ये भारत की ही घरेलू सीमा का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद विदेशों में स्थित दूतावास, ठीक है, हर देश जो होते हैं, हर देश के अंदर क्या होता है, किसी ना किसी देश का दूतावास होता है, ठीक है ना, जिससे राजनीतिक संबंध बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। तो जैसे मान लो अगर भारत के अंदर पाकिस्तान का दूतावास है, ठीक है, अगर भारत के अंदर पाकिस्तान का दूतावास है, तो ये जो होगा एरिया, यानी ये जितने एरिया में ये है वो किसकी घरेलू सीमा के अंदर आएगा, वो पाकिस्तान की घरेलू, क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो होंगे वो किससे जुड़े होंगे, पाकिस्तान से जुड़े होंगे। सेम ऐसे ही अगर भारत का कोई दूतावास पाकिस्तान की जमीन पर है, तो ये जो क्षेत्र है, अगर यहां पर उसका दूतावास है, तो ये जो दूतावास है वो किसकी आर्थिक सीमा मानी जाएगी, वो भारत की आर्थिक सीमा मानी जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सामान्य निवासियों का होना बहुत जरूरी है, और सामान्य निवासियों की जो आय होती है उसे ही क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो अब देश के एक सामान्य निवासी क्या कौन है, कैसे तय किया जाएगा, तो एक देश के सामान्य निवासी उस व्यक्ति या संस्था, यानी इसमें व्यक्ति और संस्था दोनों शामिल हो सकती हैं, शामिल किया जाता है जिनके आर्थिक हित उसी देश में निहित हों, जैसे उत्पादन, उपभोग और निवेश। यानी अगर एक व्यक्ति या एक संस्था किसी देश के अंदर जो भी आर्थिक हित है उसको पूरा कर रही है, तो वो उस देश की सामान्य निवासी मानी जाएगी, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, उसे उत्पादन वहीं करना चाहिए, उपभोग और निवेश, यानी आर्थिक हित कहाँ होने चाहिए, उस देश के अंदर ही होने चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था हो, ठीक है। तो संस्था कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत की जो SBI है, अगर उसने एक ब्रांच अमेरिका में खोली हुई है, ठीक है, अगर अमेरिका में उसकी ब्रांच है, तो वो संस्था जो है कहाँ उत्पादन कर रही है, अगर मान लीजिए वो उत्पादन, उपभोग और निवेश कहाँ कर रही है, भारत से बाहर कर रही है, तो फिर वो क्या होगी, तो वो क्या होगी, उस अगर एक साल से ज्यादा या कहीं भी कर रही हो, ठीक है, लेकिन वो आर्थिक सीमा किसकी मानी जाएगी, वो मानी जाएगी भारत की, अगर वो भारत में उसका आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, अगर वो कमा रही है और कमा के वो सारी चीजें कहाँ भेज रही है, भारत में भेज रही है, और भारत का हित जुड़ा हुआ है, तो उसे भारत की आर्थिक सीमा के अंदर कर रही है, तो उसे क्या मानेंगे, वो भारत की जो होगी वो सामान्य निवासी मानी जाएगी, अगर भारत से उसके हित जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर एक कंपनी अमेरिका की है, ठीक है ना, वो कहाँ पे आके, भारत के अंदर आके उसके सारे इंटरेस्ट जो है वो कहाँ के हैं, वो अमेरिका के, यानी जो भी उत्पादन कर रही है या निवेश कर रही है या उपभोग कर रही है, लेकिन उसका फायदा किसको मिल रहा है, अमेरिका को मिल रहा है, तो वो किसकी मानी जाएगी, वो मानी जाएगी किसकी, अमेरिका की सामान्य निवासी मानी जाएगी। इसी तरह व्यक्ति भी। आगे देखते हैं। उसके निवास का काल कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, यानी अगर वो व्यक्ति है या कोई संस्था है 1 साल या 1 साल से अधिक किसी देश के अंदर है और उसके आर्थिक हित जो जुड़े हुए हैं उस देश से जुड़े हुए हैं, तो क्या माना जाएगा, वो उस देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। हमारे देश का नागरिक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या हमारे देश के विदेशी दूतावास में काम कर रहा है, वो भी क्या माना जाएगा, सामान्य निवासी माना जाएगा। मान लीजिए एक दूतावास अमेरिका के अंदर है और उस अमेरिका दूतावास में यहाँ से भारतीय लोग गए हैं, भारत के हित के लिए गए हुए हैं, भारत के हित का अगर वो काम कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट जो है, वो आर्थिक रुचि जो है वो भारत से जुड़ी हुई है, तो वो भी किसके होंगे, वो भारत के निवासी ही माने जाएंगे, बेशक से वो दूतावास क्या है, अमेरिका के अंदर ही क्यों नहीं है, ठीक है। और हमारे देश के नागरिक जो विदेश में रह रहे हो लेकिन 1 वर्ष की अवधि के लिए नहीं, और उनके आर्थिक हित का केंद्र स्वदेश में हो, ठीक है। अगर मान लो भारत का ही कोई नागरिक है या कोई संस्था है, वो क्या करती है, बाहर जाती है, विदेशों में जाती है और वहां पे 1 साल से पहले ही आ जाती है, ठीक है ना। यानी कोई नागरिक अगर कहाँ गया, अमेरिका गया और अमेरिका से 1 साल से पहले ही चला आया और उसके आर्थिक हित भी किससे जुड़े हुए हैं, भारत से जुड़े हुए हैं, तो भी क्या होगा, वो भारत का ही जो होगा वो सामान्य निवासी कहलाएगा। आगे, सीमा पर रहने वाले निवासी जो एक देश में काम करने के लिए नियमित रूप से 2 देशों के बीच सीमा पार करते हैं, वे उस देश के निवासी हैं जहां वे हैं, ना कि उस देश के जिसमें वे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो कहाँ रहता है, किसी देश की सीमा पर रहता है, बॉर्डर पर रहता है, ठीक है, और वो क्या करता है, दूसरे देश में जाकर क्या करता है, आय अर्जित करता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे भारत है, तो नेपाल से बहुत सारे लोग जो आते हैं भारत में आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाउंड्री लाइन मिली हुई है, सीमा रेखाएं मिली हुई हैं, तो वो क्या करता है, दिन में आता है, यहाँ पर काम करता है और काम करके वापस कहाँ चला जाता है, नेपाल चला जाता है, तो वो किस देश का निवासी कहलाएगा, तो वो
वो कहलाएगा नेपाल का ही निवासी। क्यों? क्योंकि उसका आर्थिक हित किससे जुड़ा हुआ है? उसका आर्थिक हित नेपाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या आ रहा है? वो सिर्फ आय अर्जित करने आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जहां का है वहीं का जो होगा वो सामान्य निवासी कहलाएगा। आगे देखते हैं। अधिकारियों, राजनयिकों और किसी विदेशी देश के सशस्त्र बलों के सदस्यों को उस देश के सामान्य निवासी के रूप में माना जाता है जहां वे हैं, ना कि उस देश के जहां वे कार्यरत हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अधिकारी है, राजनयिक है या सशस्त्र बल है, ठीक है ना, वो किसी देश में जाता है, वहां उसने अपना बेस तैयार किया हुआ है और वो वहां पर रह रहा है, निवास कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे राजनयिक और अधिकारी जो हैं वो दूतावास में रह रहे हैं, तो वो क्या होंगे? वो भारत के ही निवासी होंगे। ऐसे ही कोई भारत ने कोई समझौता करके किसी देश में अपना एक मिलिट्री बेस तैयार किया हुआ है, ठीक है ना, सशस्त्र बल तैयार किया हुआ है, और भारत के सैनिक वहां से निरीक्षण कर रहे हैं या प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो वो किस देश के निवासी हो जाएंगे? वो उस देश के निवासी नहीं होंगे, वो निवासी कहाँ के रहेंगे? भारत के ही रहेंगे, क्योंकि उनके अभी भी आर्थिक हित जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? भारत से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उनको भी क्या कहा जाएगा? एक देश का सामान्य निवासी कहा जाएगा या भारत का ही निवासी कहा जाएगा। आगे देखते हैं। किसी देश के सामान्य निवासी में शामिल नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि भाई ये तो सामान्य निवासी हो गए, अब किसको सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा? तो वे विदेशी जो यात्रा, छुट्टी, चिकित्सा, उपचार, अध्ययन या सम्मेलन आदि के लिए किसी देश में आते हैं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति है वो यात्रा करने भारत आता है, ठीक है ना, तो उसे नहीं कहा जाएगा कि भाई वो भारत का ही निवासी है, ठीक है ना। वो निवासी कहाँ है? यात्रा करेगा और वापस अपने देश चला जाएगा। कोई छुट्टियां मनाने आया है, छुट्टियां मना के वो भी कहाँ चला जाएगा? वापस चला जाएगा, तो वो भी नहीं माना जाएगा। कोई चिकित्सा उपचार कराने आता है तो वो भी क्या आएगा? 1-2 महीने के लिए रहेगा यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या करेगा? वो वापस चला जाएगा, तो उसे भी उस देश का ही सामान्य निवासी माना जाएगा जहां से वो आया था। अध्ययन के लिए मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो विदेश से आता है भारत के अंदर, ठीक है ना, अगर वो 3 साल की डिग्री ले रहा है और 3 साल तक यहाँ है, तो उसको भी यहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अध्ययन करके वापस कहाँ जाएगा? अपने देश में जाएगा, और उसके आर्थिक हित भी किससे जुड़े होंगे? उस देश से जुड़े होंगे। आगे, सम्मेलन आदि के लिए किसी देश में आता है, ठीक है ना, विदेशी सेलिब्रिटी या विदेशी लोग जो भारत में आते हैं, ठीक है, या भारत के लोग बाहर जाते हैं, तो क्या वो अपना निवास स्थान बदलने के साथ उस देश के निवासी बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जिस देश के हैं उस देश के ही निवासी कहलाएंगे, चाहे वो कहीं भी आयोजन या सम्मेलन करने जा रहे हों। हमारे देश में तैनात अधिकारी, राजनयिक या सशस्त्र बलों के सदस्य और अन्य देशों के राजदूत, तो वही बात है कि अगर किसी देश के अधिकारी हैं, राजनयिक हैं और सशस्त्र बल हैं, तो वो क्या होंगे? जिस देश से आए हैं उस देश के क्या कहलाएंगे? वो सामान्य निवासी कहलाएंगे। वो भारत के सामान्य निवासी तो बन नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो उन्हें भी क्या कहा जाएगा? गैर निवासी ही कहा जाएगा। आगे देखते हैं। हमारे देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इन संगठनों में काम करने वाले विदेशी, तो हर देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो होती है वो ब्रांच होती है, ठीक है ना, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, विदेशी लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे? उस अगर मान लिया भारत में WHO की एक संस्था यहाँ पर स्थापित है और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो विदेशी लोग काम कर रहे हैं, तो वो संगठन में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भारत के निवासी थोड़ा नहीं होंगे, वो जहाँ से आए हैं उनके आर्थिक हित जहाँ से जुड़े हुए हैं उस देश के सामान्य निवासी होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अगर किसी भारतीय को काम मिल जाए, ठीक है ना, अगर वो भारतीय यहाँ रहकर काम कर रहा है और इस संगठन के अंदर उसके आर्थिक हित अगर भारत से जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? भारत का निवासी कहा जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब बात आता है कि जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या पैमाने सेट किए गए हैं? तो राष्ट्रीय आय जो निकाली जाती है वो वस्तुओं या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में निकाली जाती थी, ये हमने देखा था। अब बात आती है मौद्रिक मूल्य को कैसे मापा जाएगा? तो मौद्रिक मूल्य को 2 प्रकार से मापा जाता है। सबसे पहले मापा जाता है कारक लागत पर और दूसरा मापा जाता है बाजार कीमत पर। अब कारक लागत और बाजार कीमत क्या होती है? तो कारक वह लागत है जो किसी वस्तु के उत्पादन में योगदान देने के बदले उत्पादन कारकों को मिलती है। इसमें मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ आदि शामिल होता है। तो जैसा हमने देखा था, जो कारक आय होती है उस कारक आय को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है? कारक लागत बन जाती है, ठीक है ना। यानी कारक लागत मतलब वही जो हमने बात करी थी पहले शुरुआत में राष्ट्रीय आय बताते टाइम, कि जो उत्पादन होता है, ठीक है ना, जैसे हमने बात करी थी भाई अगर कोई श्रम कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? वेतन मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, ठीक है। अगर किसी ने अपनी जमीन दी है तो उसको क्या मिल रहा है? लगान मिल रहा है, ठीक है ना। किसी ने अपनी पूंजी दी है तो उसको ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। कोई उद्यमी है वो मेहनत कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? उसका लाभ मिल रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं अगर हम इनको क्या कर लें, इनको प्लस कर लें, तो क्या बन जाती है? वो हमारी कारक लागत पर क्या बन जाती है? वो राष्ट्रीय आय बन जाती है, ठीक है। और इसमें अप्रत्यक्ष कर या आर्थिक सहायता शामिल नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें
अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता शामिल नहीं होती है, ठीक है ना, इसको हम बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं बाजार कीमत क्या होती है। तो जिस कीमत पर एक वस्तु बाजार में खरीदी या बेची जाती है, ठीक है ना, और उसमें क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष कर या आर्थिक सहायता शामिल कर ली जाती है, तो वो क्या बन जाती है, बाजार कीमत बन जाती है, ठीक है। यानी अगर हमने समझा कि अगर किसी वस्तु की और सेवा का मौद्रिक मूल्य निकाल रहे हैं तो उसको निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कारक लागत और बाजार कीमत का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं बाजार कीमत क्या होती है। तो बाजार कीमत जैसे हमने देखा कि कारक लागत, ठीक है ना, अगर हम कारक लागत को क्या, कारक लागत में क्या कर दें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस कर दें तो क्या बन जाती है, वो हमारी बाजार कीमत बन जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ठीक है ना, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, और आर्थिक सहायता क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो सरकार द्वारा, ठीक है ना, जो सरकार होती है वो वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री पर लगाए गए करों को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी अगर तुमने सामान बनाया या कुछ भी उत्पादन किया तो गवर्नमेंट कहती है भाई अगर उसको बेचना है तो उसको बेचने के लिए क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जितना भी आपने लगाया, अपने जितना भी उस पर खर्च किया उसको जोड़ लिया, और प्लस में सरकार ने क्या कहा कि आप हमारा टैक्स जोड़ दीजिए, ठीक है ना, जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें अपना टैक्स जोड़ देगी। अब क्या कहेगी, भाई अब आप क्या कर सकते हैं, इसको बाजार में बेच सकते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो गवर्नमेंट जो होती है किसी भी उत्पादित वस्तु पर लगाती है, तभी वो क्या होगा, बाजार में बिकेगा। आगे आता है आर्थिक सहायता, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई जैसा हमने देखा कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो निकलता है किससे, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता से। तो अब आर्थिक सहायता क्या होती है, तो यह सरकार द्वारा अनुदान या धन संबंधी सहायता होती है जो उद्यमों को वस्तु विशेष उत्पादन करने के लिए या निर्यात बढ़ाने के लिए अथवा उपभोग पदार्थों की कीमत की वृद्धि को रोकने के लिए दी जाती है। यानी गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है भाई कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना, और उस प्रोडक्शन में उसको फायदा नहीं हो रहा लेकिन वो जरूरी चीज है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे आर्थिक सहायता देगी, ठीक है ना, पैसा देगी, जिससे क्या होगा, उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी चीज की कीमत बढ़ रही है, और कीमत क्यों बढ़ती है, उस पर क्या होता है कि जब बहुत सारे मूल्य वृद्धि और टैक्स लगा दिए जाते हैं। मूल्य वृद्धि का मतलब होता है हर सामान जब अपने प्रोसेस से गुजरता है तो उस पर कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है, ठीक है ना। इसे हम विस्तार से आगे की वीडियोस में समझेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट को लगा भाई सामान जो है वो महंगा हो रहा है, ठीक है ना, और आम लोगों की जरूरत का सामान है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर क्या देगी, उस पर आर्थिक सहायता देगी, ठीक है ना, जिसे सब्सिडी भी कहा जाता है। इसलिए जब अप्रत्यक्ष कर की बात आती है तो अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता को क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो शुद्ध जो होता है वो प्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है, जिसको कहां पर लगाया जाता है, बाजार कीमत पर लगाया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब आती है बात की जो राष्ट्रीय आय की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आय सिर्फ घरेलू इनकम ही नहीं होती है, बाहर भी बहुत सारी इनकम के स्रोत हैं जिससे भारत के अंदर धन आता है, तो उनको जोड़कर ही जो होती है वो राष्ट्रीय आय बनती है। तो विदेशों से शुद्ध कारक आय, जिसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कहते हैं, ये क्या होती है, तो यह देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले कारक आय का अंतर होती है, ठीक है ना। यानी जो कारक आय देश के अंदर उत्पादित होती है और जो कारक आय विदेश से में उत्पादित होती है, ठीक है ना, उनको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी एक देश के निवासी जो हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय को कैसे निकालेंगे, तो विदेशों से आई कारक आय और विदेशों में गई कारक आय, यानी जो हमारे सामान्य निवासी हैं, ठीक है ना, वो बाहर उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, कारक आय की अभिक्रिया करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो वहां से आय जो होती है वो देश के अंदर बेचते हैं, हमारे देश के अंदर बेचते हैं, ठीक है ना, कारक आय के द्वारा। ऐसे ही विदेशों के लोग हमारे देश के अंदर भी काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहां से कमाया हुआ पैसा कहां भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का अंतर, यानी अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, वो विदेशों से शुद्ध कारक आय, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि विदेशों से भारतीयों ने कमाए कितने, 10,000 रुपए, ठीक है, और विदेशियों ने भारत से कमाए कितने, 5,000 रुपए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास विदेशों से शुद्ध कारक आय कितनी बची, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया था और जो बाहर के लोगों ने यहां से कमाया था उसको हम माइनस कर देंगे। तो विदेशों से शुद्ध कारक आय कितनी बढ़ेगी, बचेगी हमारे पास बचेगी 5,000। तो इसे क्या कहा जाएगा, विदेशों से शुद्ध कारक आय, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात आती है कि विदेशों से शुद्ध कारक आय के घटक क्या हैं, यानी किन किन चीजों से विदेशों से जो है भारतीयों को आय होती है। तो सेम वैसी चीज है जैसे भारत के घरेलू स्तर पर या घरेलू सीमा के अंदर जो है हम
कारक आय अर्जित करते हैं वैसे विदेशों से करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, यानी जो भी कर्मचारी विदेशों में पैसा कमा रहे हैं श्रम के बदले, ठीक है ना, वो भारत में बेचते हैं। एक देश के निवासी दूसरे देशों की घरेलू सीमाओं में काम करके वेतन मजदूरी अर्जित करते हैं, जैसे भारतीय डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए और वैज्ञानिक हो गए। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, वहां पर आय अर्जित करते हैं और कहाँ भेजते हैं, भारत में भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विदेशों से कारक आय हो जाएगी। संपत्ति व उद्यमृति से शुद्ध आय, यानी हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर क्या करते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, तो उस संपत्ति से उन्हें क्या मिलता है, किराया मिलता है। या बहुत सारे उद्यमी हैं, वो वहां पर क्या करते हैं, उद्यम लगाते हैं, तो वहां से जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो कहाँ पे आता है, इंडिया में आता है। तो उसको भी क्या किया जाता है, विदेशों की कारक आय से क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे फ्लैट हो गया, फैक्ट्री हो गई, ठीक है ना, विदेशी बॉन्ड हो गए या शेयर आदि खरीदकर उनमें लगान व ब्याज के रूप में आय अर्जित की जाती है। ठीक है। तीसरा, विदेशों से निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय, ठीक है ना, यानी एक जो कंपनी होती है अगर वो विदेशों में है और उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या होती है, अवितरित लाभ होता है, जिसको भी क्या किया जाता है, हमारी शुद्ध विदेशी कारक आय में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक घरेलू आय की गणना कैसे करेंगे, बात आती है कि भाई चलो हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, कारक लागत क्या होती है, बाजार मूल्य क्या होता है और किस तरह से विदेशियों का पैसा जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं अपनी राष्ट्रीय आय में। ठीक है ना। अब राष्ट्रीय आय और घरेलू आय को कैसे निकाला जाएगा, तो घरेलू आय की गणना किसी देश के सभी व्यक्तियों और व्यवसायों की कुल कमाई को जोड़कर की जाती है। यानी हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति हैं या व्यवसायी हैं जो भी पैसा कमा रहे हैं कारक आय के द्वारा, उनको सबको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए जो हम घरेलू आय निकालते हैं वो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक है, जिसे हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना विदेशों में रहने वाले नागरिकों सहित देश के नागरिकों की कुल कमाई को जोड़कर निकाली जाती है। ठीक है ना। तो घरेलू आय में क्या होता है, विदेशियों की आय को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, विदेशियों ने जो शुद्ध कारक आय कमाई है उसको क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है। अब बात आती है राष्ट्रीय आय के समुच्चय, यानी राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम किस तरह से गणना करते हैं। तो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, तो ये चार जो विशेष होते हैं और इनको किस पे निकाला जाता है, एक को निकाला जाता है कारक लागत पर इन चारों को, और इन चारों को ही निकाला जाता है बाजार कीमत पर। तो राष्ट्रीय आय में ये चार इंपॉर्टेंट है जिनको बाजार कीमत और कारक लागत पर निकाला जाता है राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं। ठीक है, तो बाजार कीमत क्या होती है, तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से पता लगता है कि वो देश कितना आर्थिक विकास कर रहा है। तो घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होता है। तो जीडीपी क्या होती है हमारी, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि एक देश के अंदर जो भी अंतिम वस्तु उत्पादित हुई है, ठीक है ना, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनती है, जीडीपी बनती है। और वो किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है इसको भी नापने का एक तरीका होता है। तो जब हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अलग अलग टर्म दी जाती है, उन टर्मों को घरेलू और राष्ट्रीय आय में कैसे बदला जाता है, शुद्ध और सकल में कैसे काउंट किया जाता है, तो ये भी क्या होता है, समझने का एक विषय होता है। तो जैसे अगर हमें जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है तो हमें अगर एनडीपी और मूल्य ह्रास को अगर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अगर एनडीपी मार्केट प्राइस से हमें जीडीपी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूल्य ह्रास घटाना पड़ेगा। ऐसे ही जीएनपी मार्केट प्राइस और जीएनपी अगर निकालना है मार्केट प्राइस पे तो हमें जीडीपी में शुद्ध विदेशी साधक आय जो है वो प्लस करनी पड़ेगी। अगर हमें एनएनपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमें जीएनपी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से मूल्य ह्रास निकालना पड़ेगा। अगर हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो हमें जीडीपी मार्केट प्राइस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से मूल्य ह्रास माइनस करना पड़ेगा। और अगर हमें जीएनपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध विदेशी साधन आय को प्लस करना पड़ेगा। अगर हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो हमें जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में मूल्य ह्रास जो है वो निकालना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आय को अगर हम ढंग से समझेंगे तो ये बहुत सारे जो टर्म हैं उनको यूज करना पड़ता है। तो आने वाली वीडियो में हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इन टर्मों को जो है वो विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विशेष रूप से कमेंट कर दीजिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।